हेलो दोस्तों, हैप्पी ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, पिछले वाले वीडियो में हमने एनसीईआरटी कक्षा 10 के अध्याय 2 को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 के लेसन 3 को, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए इस लेसन के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है दो चरों वाले। दो चरों वाले मतलब इसमें दो चर आएंगे। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। दो चर मतलब ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हो। दो चर मतलब हो सकता है कि एक्स वाई आ जाए, हो सकता है वाई जेड आ जाए, हो सकता है पी क्यू आ जाए, या हो सकता है आर एस आ जाए। मतलब जितनी भी चर राशियां होती हैं उन सभी चर राशियों में से कोई दो चर राशि हमें समीकरण में देखने को मिल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है, अब हम इसको देख लेते हैं। तो इसको हटा दें। अब रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर राशियों की उच्चतम घात या अधिकतम घात या मैक्सिमम पावर एक हो। रैखिक समीकरण कहलाता है। अगर हम इसके व्यापक रूप की बात करें, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए इस समीकरण में दो चर राशियां आई हैं, एक x है और दूसरा y है। ठीक है, और इसमें अचर राशियों की बात करें, अचर राशियां इसमें कौन कौन सी हैं? a है, b है और ये c है। चर राशियां इसमें कौन कौन सी हैं? तो चर राशियां इसमें है x और y, जिसकी घात कितनी है? 1 है। परिभाषा क्या कह रही है? ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर राशियों की उच्चतम घात कितनी हो? 1 हो। ठीक है, तो इसमें कितनी घात यहाँ पर? 1 है। ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यह एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, जहां पर a b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो a और b है, जो चर राशियां a और b हैं, इनका मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर a और b दोनों अचर राशियां शून्य हो जाएंगी तो ये शून्य होने की वजह से इनके साथ जो चर राशियों का मल्टीप्लाई है, गुणा है, वो भी गुणा करने पर 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो चर राशियां टोटल 0 हो जाएंगी, तो ये रैखिक समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए जो चर राशियां a और b हैं, इनका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म। ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण। अब बात कर लेते हैं रैखिक समीकरण युग्म की। रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है पेयर मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, मतलब दो रैखिक समीकरणों के
दो रैखिक समीकरणों के युग्म को, मतलब जोड़े को या पेयर को रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर दो चरों वाला पढ़ रहे हैं। दो चरों वाला मतलब इसमें दो चर आएंगे, x भी आएगा और y भी आएगा। तो इसके अगर हम व्यापक रूप की बात करें, व्यापक रूप की, तो देखिए हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारा एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर राशियों की घात कितनी है, एक है। एक हो गया हमारा ये रैखिक समीकरण। दूसरा लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया दूसरा रैखिक समीकरण। तो अगर हमें दो रैखिक समीकरण प्राप्त हो किसी भी प्रश्न में या किसी भी सवाल में, अगर हमें दो रैखिक समीकरण प्राप्त हो तो दो रैखिक समीकरणों के युग्म को हम रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो ये दो समीकरण हमको प्राप्त हो गए, इन दोनों रैखिक समीकरणों को हम कहेंगे रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, जहां पर देखिए इसमें है a1 b1 a2 b2, यह है, इनके बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर वही बात, 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये चर राशियां 0 हो जाएंगी तो ये चर राशियों के साथ गुणा के रूप में है, तो 0 में किसी संख्या से गुणा करने पर वह संख्या भी 0 हो जाती है। तो जब यहाँ पर चर राशि 0 हो जाएगी तो ये रैखिक समीकरण के नियम का पालन नहीं करेगी, तो ये रैखिक समीकरण भी नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो अचर राशियाँ a1 a2 b1 b2 हैं, इनके बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए जल्दी से। हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब इस लेसन में देखते हैं और कौन से खास पॉइंट है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हमें दो रैखिक समीकरण मिले हुए हैं, अगर हमारे पास दो रैखिक समीकरण है और दो रैखिक समीकरणों से हमने दो बिंदु निकाल लिए हैं। ठीक है, दो बिंदु निकाल लिए हैं। अगर हमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण मिला हुआ है, रैखिक समीकरण मिला हुआ है, अगर हम इसका ज्यामितीय निरूपण करें, ज्यामिति का मतलब होता है ग्राफ के रूप में दर्शाएं, ज्यामितीय निरूपण करें, तो अगर हमें दो चरों वाला दो रैखिक समीकरण प्राप्त है, अगर इसका हम इसका ज्यामितीय निरूपण करें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक तल है, एक हमारा तल है, यहाँ पर लिख सकते हैं एक तल है, एक तल में दो रैखिक समीकरण है, एक तल में दो रैखिक समीकरण हमें प्राप्त है। तो इनसे प्राप्त बिंदुओं को मिलाकर रेखा खींचें तो संभावनाएं क्या हो सकती हैं, क्या हमको ग्राफ पर मिल सकता है। तो संभावनाएं क्या मिलेंगे? देखिए, संभावनाओं की बात करें, अगर हमने एक तल लिया है और दो हमें रैखिक समीकरण प्राप्त है, दोनों से हमने दो बिंदु प्राप्त कर रखा है, तो हमें ग्राफ पर दर्शाते समय संभावनाएं क्या मिल सकती हैं। देखिए, पहली संभावना आपको क्या मिलेगी? पहली संभावना मिलेगी कि हो सकता है कि दोनों रेखाएं जो हमें प्राप्त हो रही हैं वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, क्रॉस करें। कैसे? देखिए, ऐसे हो सकता है हमें जो रेखाएं प्राप्त हों ये एक प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो, ऐसे। ठीक है, अगर इसको हम ग्राफ पर दर्शाएं तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने एक तल पर ऐसे कर ग्राफ खींचा, ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है, यहाँ पर इसका मूल बिंदु 0 है।
ठीक है, यानी कि x का जो भी वैल्यू आएगा हम इस x एक्सिस पर दर्शाएंगे और y का जो वैल्यू आएगा हम इस y एक्सिस पर दर्शाएंगे। अगर प्लस में वैल्यू आ रही है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर y प्लस में आ रही है। अगर x प्लस में आ रहा है तो हम राइट साइड में आएंगे। अगर x का मान माइनस में आ रहा है तो हम इधर बाएं साइड जाएंगे मूल बिंदु से। अगर y का मान माइनस में आ रहा है तो मूल बिंदु से हम नीचे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहली संभावना क्या थी हमारी? पहली संभावना थी प्रतिच्छेद। हो सकता है कि रेखाएं जो दो रेखाएं हमको प्राप्त हो रही हैं, हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद कैसे करेंगी? जैसे मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट यहाँ हमारा आया, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आया। अगर दोनों को मिलाकर ऐसे हम खींच दें तो ये हमारी एक रेखा हो गई और दूसरी रेखा सपोज मान लीजिए कि हमारी ऐसे जा रही है, ऐसे मान लीजिए, जैसे कहीं से भी जा सकती है। दो जो पॉइंट मिलेंगे हम उन दोनों पॉइंटों को मिला खींचेंगे, रेखा कहीं से भी जा सकती है। यानी कि x और y दोनों को पॉइंट को लेकर के हम खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि पहली संभावना क्या है? प्रतिच्छेद करने की। हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। दूसरी संभावना क्या है? दूसरी संभावना यह है कि हो सकता है कि प्रतिच्छेद न करे। तो प्रतिच्छेद न करने का मतलब है ये समांतर हो सकती हैं। समांतर का मतलब होता है एक दूसरे के बीच जिनकी डिस्टेंस बराबर होती है, ये डिस्टेंस जिनके बीच बराबर होता है, या दो जो कभी भी एक दूसरे को न काटे, कहीं भी असंख्य तक चले जाए, अनंत तक चले जाएं। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर नहीं काट रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। ग्राफ पर बात करें तो ग्राफ पर देखिए हम ऐसे दर्शा सकते हैं। मान लीजिए कि हमें एक ग्राफ मिला है ऐसे, ठीक है, तो रेखाएं अगर दो बिंदु, एक बिंदु हमारा यहाँ मिला, एक बिंदु हमारा यहाँ मिला, तो हमने एक रेखा ऐसे खींच लिया। ठीक है, और फिर जो दूसरी रेखा थी उससे हमें जो दो पॉइंट मिले वो ऐसे मिल गए। ठीक है, अगर इनको मिलाकर हमने ऐसे खींच दिया, ऐसे मिला करके, तो ये रेखाएं जो हैं ये एक दूसरे को कभी आगे बढ़ाने पर काट नहीं रही हैं। ठीक है, हालांकि मैं सीधा नहीं खींच पा रहा हूँ, फिर भी आप समझिए कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं? एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, जो आगे तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे? ऐसी रेखाओं को कहेंगे हम समांतर रेखाएं। तीसरी संभावना क्या है? तीसरी संभावना है संपाती होने का। संपाती का मतलब ये होता है कि जो हम दो रेखाएं या दो समीकरण, हमारे पास जो दो समीकरण है, दोनों समीकरणों से हमने दो दो बिंदु प्राप्त किया और सभी के सभी दोनों बिंदु, दो बिंदु पहले वाले समीकरण से, दो बिंदु दूसरे वाले समीकरण से हमने मिलाकर के जब ग्राफ पर दर्शाए तो क्या हुआ कि यो सभी के सभी बिंदु से मिला करके जब हमने एक रेखा खींचा तो सभी के सभी जो बिंदु हैं वो एक ही सीध में आ गई। मतलब एक ही सरल रेखा पर सभी बिंदु हमको मिल गई। तो ऐसी रेखा को हम बोलते हैं संपाती रेखा। ग्राफ की बात करें तो ले लीजिए कि ऐसे एक हमारा तल है और हमने जब बिंदु लिया तो एक बिंदु हमारा यहाँ पर आया, एक बिंदु यहाँ पर आया, एक बिंदु यहाँ पर आया, एक बिंदु हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो जब हमने इसको मिला करके ऐसे खींचा तो ये हमारी एक सरल रेखा प्राप्त हुई। चारों पॉइंट जो हमको मिले वो सभी के सभी एक ही रेखा पर हमको प्राप्त हो गए। तो अगर सभी के सभी पॉइंट से मिलाकर के जो हमने रेखा खींचा अगर वो एक सीध में है, एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है, तो कह सकते हैं कि ये रेखा कैसी है? संपाती है। ठीक है, तो ये था हमारा इस लेसन का परिचय। स्टार्टिंग में जो प्रश्नावली शुरू करने से पहले जो संभावनाएं थी ये संभावना हो गई। प्रश्नावली में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नावली में हमें बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप दोनों पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर हमें बीजगणितीय में कहेगा तो हम समीकरण के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, और ज्यामितीय रूप में कहेगा तो हम उसको ग्राफ रूप में ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्नावली 3.1 को। पहला प्रश्न कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है
7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, काफी आसान सा प्रश्न है, देखते हैं बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। काफी आसान प्रश्न है, स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग देखते हैं पहले यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब है अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू हमें नहीं पता है उसको हम x या y मानकर चलेंगे। ठीक है, तो आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हमें यहाँ पर पुत्री की आयु नहीं पता है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना पुत्री की आयु। पुत्री की आयु हमें नहीं पता है, तो पुत्री की आयु हम मान लेंगे x वर्ष। ठीक है, x वर्ष मान लेते हैं। आफताब की तब मान लेंगे अब आफताब की आयु हो जाएगी, मान लिया हमने y वर्ष। ठीक है, पुत्री की आयु हो गई x वर्ष, आफताब की आयु हो गई y वर्ष। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आजकल काफी एग्जाम में आ रहे हैं, बहुत सारे एग्जामों में आ रहे हैं, हाई लेवल के एग्जाम में, लो लेवल के एग्जाम में। हालांकि थोड़ा सा इनका लगाने का जो पैटर्न है, किसी में शॉर्ट ट्रिक के रूप में है और किसी में लॉन्ग है। फिलहाल हम लोग इसमें लॉन्ग तरीके से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है, 7 वर्ष पूर्व। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखेंगे हम 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व हम निकाल लेते हैं पुत्री की आयु, और 7 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं आफताब की आयु। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, देखिए 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, पूर्व का मतलब पहले, जो वर्तमान मान लेते हैं, ये वर्तमान है, सॉरी आप वर्तमान लिखना भूल गया था, यहाँ पर वर्तमान मानेंगे, ये वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु की x और y है। तो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले मतलब हम वर्तमान आयु में से 7 कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगी x माइनस 7। ये पुत्री की आयु है 7 वर्ष पहले की, तो वर्तमान आयु हमारी x है, और 7 वर्ष पहले कहेगा तो इसमें से 7 हटा देंगे, ये होगा हमारी, ये हो गई हमारी x माइनस 7। आफताब की कितनी हो जाएगी, आफताब की आयु हो जाएगी, इसकी वर्तमान कितनी है y, 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी -7 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गई इन दोनों की 7 वर्ष पूर्व आयु। कंडीशन आगे कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम पुत्री की आयु, पुत्री की आयु बराबर आफताब की आयु। 7 वर्ष पूर्व लिखे थे दोनों की, तो 7 वर्ष पुत्री की आयु कितनी है x माइनस 7। ठीक है, आफताब कितनी है y माइनस 7। कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी था, मतलब आफताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पहले तुम्हारी एज का 7 गुना था। ठीक है, तो आफताब की आयु में 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ होगा x माइनस 7 इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 7y माइनस 7 7 जा 49, 7 7 49। अब सभी को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये है x माइनस 7, ये देखिए यहाँ पर जो प्लस में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगी माइनस में 7y, ये माइनस में ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा प्लस 49, और इधर टोटल 0 हो गया। ठीक है, अब वैल्यू जो सेम है उसको माइनस कर लेते हैं, तो ये देखिए x और माइनस 7y हो जाएगा, और यहाँ प्लस ये 49 है और ये माइनस में 7 है, घटा देंगे तो बड़ी संख्या के सामने प्लस है, प्लस 49 में 7 गया तो बचाइए 42, बराबर ये हो गया हमारा 0।
ये हमारा मिल गया ए का समीकरण। ये हमारी एक कंडीशन को पूरा किया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, सॉरी अगला कंडीशन। अगला कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद लिखेंगे यहाँ पर, सेकंड कंडीशन है 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, वर्तमान आयु कितनी है इसकी? x है। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x + 3। ठीक है। आफताब की कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद? आफताब की आयु, वर्तमान वायु है और 3 वर्ष बाद हो जाएगी y + 3। ठीक। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी, यहां पर कह रहा है कि 3 गुनी आफताब की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी रह जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे पुत्री की आयु बराबर आफताब की आयु। ठीक है। पुत्री की आयु कितनी है? x + 3। आफताब कितनी है? y + 3। ठीक है। कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी मतलब कि आफताब की आयु में 3 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, रह जाऊंगा। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ये होगा x + 3 = ये 3y + 3 3 जा 9। अब सबको कर देते हैं एक तरफ, ट्रांसफर कर लेते हैं। x + 3 ये माइनस हो जाएगा 3y, ये भी जाएगा -9 = 0। ठीक है। अचर पद को हम माइनस कर लेते हैं, तो x - 3y और ये देखिए -9 है और ये +3 है, माइनस कर देंगे तो -6 हो जाएगा = 0। ये देखिए हमारा दोनों समीकरण मिल गया। ठीक है। पहला क्या है? x - 7y + 42 और दूसरा हो गया हमारा x - 3y - 6। ठीक है। तो ये हमारा बीज गणितीय रूप में इसका निरूपण हो गया। इस प्रश्न में हमें केवल बीज गणितीय रूप में व्यक्त करना है, केवल हमें व्यक्त करना है, सॉल्व नहीं करना है। आगे के प्रश्नावली में हमें सवाल को, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। फिलहाल इस प्रश्नावली में हमें केवल प्रश्नों के बीज गणितीय रूप को दर्शाना है। ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले, 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। ठीक है। इस प्रश्न को बीज गणितीय रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कंडीशन क्या है पहले देख लेते हैं। कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और तथा 6 गेंदें खरीदी। तो हमें इसमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य हमें नहीं पता है, तो माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया है। मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक है। तो बल्ले कितने हैं इसमें? 3। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 3 बल्ले कितना हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे 3 बल्ले का मूल्य, 3 बल्ले का मूल्य यहाँ पर 3x प्लस 6 गेंदें मतलब 6y, दोनों का कुल मूल्य कितना है? 3900 रुपए। ठीक है। तो ये हो गया हमारी पहली कंडीशन।
आगे क्या कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला लिया। ठीक है, बाद में सेकंड कंडीशन क्या है, कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला ले लिया, मतलब केवल एक बल्ला लिया है। एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया, प्लस उसी प्रकार की तीन गेंद, एक गेंद का मूल्य कितना है, y, तो तीन गेंद कितना होगा, 3y, दोनों का मूल्य कितना है, 1300 रुपए, 1300 रुपए। ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन। ठीक है, तो हमें दो समीकरण मिला। पहला समीकरण मिला 3x + 6y = 3900 और सेकेंड वाला है x + 3y = 1300 रुपीज। ठीक है, ये हो गया हमारा इस प्रश्न का बीजगणितीय निरूपण। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ये इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। करा कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं बीजगणितीय रूप में। तो हमें 1 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य नहीं पता है, हालांकि 1 केजी का दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि माना, क्या लिखेंगे, माना 1 केजी सेव का मूल्य, 1 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना मान लिया हमने, x रुपया मान लिया। ठीक है, x रुपया है। और 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, हमने मान लिया y रुपया। ठीक, अब हम इसको कंडीशन के रूप में लिखते हैं। सेव कितना है टोटल, 2 केजी, 1 केजी का मूल्य कितना है, x रुपए, तो 2 केजी कितना आ जाएगा, 2x। ठीक है, प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी यहाँ भी है, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए। टोटल दोनों का मिला कितना हो रहा है, 160 रुपए, 160 रुपए। ठीक है, ये हो गया 2x + y = 160। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। इसको हम पक्षांतर करके ट्रांसफर करके ऐसे लिख सकते हैं, 2x + y - 160 = 0, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक, सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ते आगे। अगला क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी, यहाँ पर देखिए 2 केजी शब्दों में लिखा हुआ है, तो हम इसको अंकों में लिखेंगे। 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है, तो 4 केजी है, 1 केजी का मूल्य x रुपया है, तो 4 केजी का हो जाएगा कितना, 4x, प्लस 2 केजी। ठीक है, तो केजी में लिखेंगे यहाँ पर, 2 केजी का मूल्य, यहाँ पर 1 केजी का मूल्य x रुपया है, तो 2 केजी का हो जाएगा 2x रुपये, सॉरी x लिख दिया, y है, और दोनों का टोटल कितना हो गया, 300 रुपये, 300 रुपये हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, 4x + 2y - 300 = 0। ठीक है, ये हो गया हमारा बीजगणितीय निरूपण। ठीक, तो गाइस ये था हमारा प्रश्नावली 3.1 के 3 प्रश्न। अब हम इस आगे की वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को बता लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू।